Hey everyone, this is Simran and welcome back to your own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल और आप अपनी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो छोटी है लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ये मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है क्योंकि अब आपके पेपर्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे अपनी इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। ओके, तो देखिए इन्फॉर्मेशन ये है कि मैंने आपको अपने पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि आपको ए शीट मिलती है। ठीक है, जो आपकी क्या होती है, मेन शीट होती है, राइट। ये मैंने आपको बताया था। और इसके साथ आपको सप्लीमेंट्री शीट या फिर जिसको हम बी शीट भी कहते हैं ये मिलती है। लेकिन अभी जब एम.कॉम सेकेंड ईयर के पेपर्स हुए हैं, ठीक है, उनका पहला पेपर हो गया है स्टार्ट्स का, तो उन लोगों से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस बार बी शीट नहीं दी गई है। ठीक, अब इस चीज पे मेरा ध्यान इसलिए नहीं गया था क्योंकि किसी ने भी मुझसे ये चीजें शेयर नहीं करी थी। आप में से ही किसी एक स्टूडेंट ने यूट्यूब चैनल पर ये कमेंट करा था, मुझसे पूछा था कि मैम क्या बी शीट मिल रही है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमें कुछ कंफ्यूजन है, हमको ये पता चला है कि बी शीट नहीं मिल रही है। ठीक, तो जो भी मेरे एम.कॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं मैंने उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे बताया कि मैम हम लोग को तो बी शीट नहीं मिली थी। ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों की भी बी शीट ना प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो सिचुएशन दोनों ही तरीके से हो सकती है। हो सकता है आपको मेन शीट प्लस बी शीट्स भी दी जाए, लेकिन अब मुझे लग रहा है जितने चांसेस हैं कि आप लोगों को भी शायद बी शीट नहीं अवेल कराई जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है वो ये है स्टूडेंट्स के बीच में कि जो मैम हमको ए शीट या फिर जो हमारी मेन शीट है ये कितने पेजेस की होगी। तो जो मुझे स्टूडेंट से पता चला है वो ये है कि ये 27 to 28 पेजेस की आपकी मेन शीट है। ठीक है, जो राइटिंग एरिया होता है, राइटिंग एरिया कहने का मतलब ये है कि आप मान लीजिए उसमें 30 पेजेस होंगे। ठीक है, एक तरीके से मान लेते हैं, तो 30 पेजेस आपके लिखने के लिए पर्पज से नहीं हो सकते हैं। 2-3 पेजेस आपके वेस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो पेज होगा वो जो आपका फ्रंट पेज होता है उसमें आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। ठीक, फिर मान लेते हैं कि ये आपकी कॉपी है। ठीक है मान लेते हैं। ठीक, तो अब जब फ्रंट पेज के बाद आपने अपनी कॉपी ओपन करी तो कुछ इस तरीके से आपकी कॉपी होगी। तो आप इस पेज पे तो लिखते नहीं है ना, शुरू से हमारी आदत नहीं है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पेज से। ठीक, तो ऐसे करके 1-2 पेज आपके वेस्ट हो जाते हैं। तो आप मेनली जिसमें लिख सकते हैं 27 to 28 पेजेस में आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपका सबसे पहला टास्क पेपर में ये रहेगा कि आप पेजेस को जरूर से काउंट करेंगे। ठीक है, कि आपकी जो आंसर बुक मिली है, आपको जो आंसर शीट मिली है उसमें कितने पेजेस हैं। ये तो मुझे स्टूडेंट ने बताया कि 27-28 पेजेस है, लेकिन आप एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपको जो आंसर शीट मिल रही है उसमें कितने पेजेस हैं, क्योंकि आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपने आंसर्स को वहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। और सेकेंड टास्क आपका पेपर में ये होगा कि आपको जो भी आंसर शीट मिल रही है उसमें पेजेस को आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अब पेजेस को मार्क करने का मतलब इसको मैं समझा देती हूँ। अब आपके साथ एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ तो आपको उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब मैं अपने ग्रेजुएशन लेवल पे थी तो उस टाइम हमको भी सिर्फ मेन कॉपी ही मिलती थी। ठीक है, बी शीट हमारे लिए भी बंद कर दी गई थी और वो भी कॉपी अराउंड आपकी 27 to 28 पेजेस की होती थी, जो आपका राइटिंग एरिया होता है जितना। ठीक है, अब आपको उसी में ही पूरे आंसर्स को लिखना है। अब ये एक एडेड एडवांटेज कहीं ना कहीं इसलिए होता है क्योंकि जिन स्टूडेंट्स की कहानी लिखने की आदत होती है ना, वो यहाँ पर गड़बड़ी कर जाते हैं, क्योंकि उनकी आदत होती है कि एक आंसर को 7 पेजेस 8 पेजेस लिख दिया, किसी आंसर को 4 पेजेस ही लिख दिया। कोई एग्जामिनर के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो 7-8 पेजेस आपके आंसर के पढ़ेगा, तो वो नंबर दे देता है। ठीक, अब ये एडवांटेज इसीलिए है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कंटेंट एक्चुअली में याद और जिनको पता है कि उनको क्या लिखना है पेपर में। ठीक है, तो हुआ ये था पेपर में कि जब हम लोग को आंसर शीट दी गई और वहां पे हम लोग को ये बता दिया गया था कि आपको कोई भी बी शीट नहीं मिलेगी, तो आपको इसी में ही अपने पूरे पेपर को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उस टाइम मैंने क्या किया था, मेरे पेपर में 2 टाइप के क्वेश्चन आते थे। ठीक, एक आपका आते थे शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, या शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक, और दूसरा आते थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस, जैसे आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती थी, मेरी एक आदत ये थी कि मैं पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेती थी, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करती थी। अब ये आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है
कि आप किसको पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप पहले उसको अटेम्प्ट कर लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चंस को बाद में अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। दैट्स अप टू यू, ओके। अब मैं क्या करती थी पेपर में, जो आपका पेपर दिया है, जो आपके आंसर शीट है, उसको पीछे से मार्क करना स्टार्ट करती थी, ठीक है। पीछे से 6 पेजेस काउंट कर लेती थी। 6 पेजेस का मतलब हो गया दोनों साइड मिलाकर, ठीक है ना। इस चीज को मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, काफी स्टूडेंट बीच में ये भी कंफ्यूजन रहता है कि 6 पेजेस का क्या मतलब है। तो दोनों साइड को काउंट करके 6 पेजेस में मार्क कर लेती थी लॉन्ग के लिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैंने पीछे से स्टार्ट किया, तो एक क्वेश्चन के लिए 6 पेज मार्क किया, फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए मार्क किया, फिर तीसरे क्वेश्चन के लिए मार्क कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मुझे शॉर्ट करने हैं तो मुझे पता है कि अगर मेरे इतने पेजेस ऑक्यूपाइड हो गए और मेरे पास जो रेस्ट ओवर पेजेस हैं उसमें मुझे शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक। अब अगर मुझे लगता था कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मेरे पास इतना ज़्यादा स्पेस नहीं बच रहा है, इतने क्वेश्चंस के लिए अटेम्प्ट करने के लिए पेजेस नहीं बच रहे हैं, तो इधर मैं क्या करती थी, इनको किसी को 565 कर देती थी या 665 कर देती थी, जैसा भी मुझे लगता था उस टाइम पेपर में। जो मुझे लगता था कि लॉन्ग क्वेश्चन में मैं ज़्यादा अच्छा लिख पाऊंगी उसको मैं 6 पेजेस कर देती थी, और जिसमें लगता था कि मैं इसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं लिख पाऊंगी, अब 6 पेजेस तक उसको नहीं ले जा पाऊंगी, उसमें मैं 5 पेजेस तक लिख देती थी, ठीक है। तो आप भी अपने पेपर में ये चीज़ ज़रूर करके देखिएगा। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, तो इस तरीके से थोड़ा डिवाइड करने की कोशिश करिएगा। अगर सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी स्टार्ट करिए, लेकिन हाँ पेजेस को ज़रूर काउंट कर लीजिएगा कि आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कितने पेज में करना है, ताकि आपको पता रहे कि इस आंसर को मुझे इस पेज तक ही लाना है और यहीं तक उसे खत्म करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने सोचा कि नहीं चलो एक और पेज एक्सटेंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत आपको इसलिए हो जानी है क्योंकि आप दूसरे क्वेश्चन को ना ही इतना ज़्यादा टाइम दे पाएंगे और ना ही उसमें ज़्यादा कंटेंट लिख पाएंगे, तो उसके नंबर आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज आपको यहाँ पर और बता दूं, हालांकि ये चीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। मान लेते हैं कि आपका पेपर पार्ट में या सेक्शन में डिवाइडेड है, पार्ट ए आया है और एक तरफ आपका पार्ट बी आया है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि एक पार्ट को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही दूसरे पार्ट की तरफ जाइएगा। ये मत करिएगा कि पार्ट बी का एक क्वेश्चन कर लिया और फिर आपको लग रहा है कि पार्ट ए का ये वाला क्वेश्चन आ रहा है तो मैं ये क्वेश्चन कर लूँ, नहीं। एक सेक्शन उठाइए, एक पार्ट उठाइए, उसको पूरा कंप्लीट करिए, उसके बाद ही दूसरे पार्ट की तरफ स्विच करिएगा, ठीक है। इतनी बात आई होप आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर मान लें कि कोई भी सेक्शन या कोई भी पार्ट में आपका पेपर डिवाइडेड नहीं है और आपसे सिंपली बोला है कि आपको कोई 5 क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, ठीक। अब उसी में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और उसी में आपके शॉर्ट नोट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स लॉन्ग में ऐसे दे देता है कि आपको 4-5 या 4-5 तो नहीं कह सकते हैं कि 6 से 7 क्वेश्चन आपको दे देगा और उसमें से आपसे कहेगा कि किन्हीं 4 क्वेश्चन करो और सारे आपके जितने भी 4 क्वेश्चन होंगे वो 5-5 मार्क्स होंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स आपका 20 मार्क्स का हो जाता है, ठीक। तो जितने भी पार्ट्स होंगे शॉर्ट नोट्स के उनको पहले पूरा अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही दूसरे सेक्शन की तरफ जाइएगा, ठीक है, या फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाइएगा, ठीक है। ऐसा मत करिएगा कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन कर लिए उसके बाद उसको छोड़ दिया, नहीं। अगर आपको लग रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर शॉर्ट नोट में आपको नहीं याद आ रहा है कंटेंट, उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिएगा और कुछ भी लिख के आइएगा। ऐसा नहीं कुछ भी का मतलब गाना लिख के आ जाना, ठीक है, ऐसा मत करना, रिलेटेबल कंटेंट लिख के आइएगा, ठीक। और बाकी कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि मैम क्या सिर्फ हम ब्लैक पेन से पूरा पेपर लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने कभी ये सब चीज़ें ट्राई तो की नहीं कि सिर्फ ब्लैक पेन से पेपर लिखा जा सकता है कि नहीं। हालांकि मुझे नहीं लगता इससे कोई दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन अगर आप मेरा सजेशन माने तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप ब्लू पेन से पूरा कंटेंट लिखिए और ब्लैक पेन से जो भी आपके पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर दीजिए, ठीक। अब कई स्टूडेंट्स को स्विच करने में दिक्कत होती है ना, कि ब्लैक ब्लू ब्लू ब्लैक करने में। तो उनके लिए सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप ब्लू पेन से पूरा पेपर लिख लीजिए, लेकिन जो आपके पॉइंट्स हैं ना उनको आप क्या करिए, हाईलाइट करिए, चाहे उसको अंडरलाइन कर दीजिए या आप इन्वर्टेड कॉमास में कर दीजिए, या फिर अगर आप अपने आंसर में कुछ ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं जहाँ पर आपको एग्जामिनर को एम्फसाइज कराना है, ठीक है, तो आप उनको हाईलाइट कर दीजिए, ठीक। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक ही पेन से पूरा पेपर लिख रहे हैं तो पॉइंट्स को या फिर जो चीज़ों को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, एग्जामिनर को बताना चाहते हैं, या कह सकते हैं ना एग्जामिनर का जो ध्यान है वहाँ पर डालना चाहते हैं, तो आप उन चीज़ों को थोड़ा सा अंडरलाइन या हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हैं, आज उनको एक वीडियो भी मिला होगा छोटा सा डीम्ड एक्सपोर्ट्स का,
क्योंकि कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था इस टॉपिक में, समझ नहीं आ रहा था, क्लियर नहीं हो रहा था टॉपिक। तो मैंने आज एक छोटा सा वीडियो बना के दिया है। जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग के बीच में जो भी कंफ्यूजन होता है टॉपिक से रिलेटेड, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको क्लैरिफाई कर दूँ, क्योंकि मैंने IBO 4 के सारे वीडियोस नहीं प्रोवाइड किए हैं। लिटरली मैं सही बता रही हूँ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है इस चीज़ का। मेरे पास टाइम एकदम भी नहीं है जिनसे मेरा रेगुलर इंटरेक्शन होता रहता है। जो स्टूडेंट्स मुझे रेगुलरली इंस्टाग्राम पे मैसेज करते रहते हैं उनको पता है कि मैं क्यों नहीं वीडियोस प्रोवाइड कर पा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी एक कोर्स में एनरोल्ड हूँ, वहाँ पर भी मेरे एग्जाम्स, प्रैक्टिकल सब कुछ लाइंड अप है इस टाइम पे, तो मुझे खुद भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी वहाँ से मैं फ्री हो जाऊँ ताकि आप लोगों को रेगुलर सेशंस भी प्रोवाइड कर पाऊँ। बाकी मैंने आप लोगों को ये बता ही दिया है कि आपको अपने पेपर में क्या क्या लेके जाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपका ID कार्ड, जिसको आप एनरोलमेंट कार्ड भी कहते हैं, जिसके पास सॉफ्ट कॉपी है प्लीज़ उसको आप प्रिंट आउट ज़रूर करवा लीजिएगा, ठीक है। इसके बिना मत जाइएगा, क्योंकि आपको इसमें से कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ती है, जैसे आपका एनरोलमेंट नंबर एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो एडमिट कार्ड ज़रूर से लेके जाना, ठीक है ना। एडमिट कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये दो चीज़ें तो आपके पास होनी ही चाहिए। और साथ में मैंने आपसे बोला था कि एक अपना ID प्रूफ रख लेना। अब मुझे स्टूडेंट्स ने बताया नहीं कि वहाँ पर ये चीज़ें चेक हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन आप रख लेना, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि वहाँ जाके फिर परेशान हो, रख लोगे तो अच्छा ही रहेगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पेपर करके आइएगा। पेपर तो आपका है, लेकिन कहीं ना कहीं परीक्षा भी ये मेरी ज़रूर है, ठीक है। पेपर आप लोग देने जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा टेंशन मुझे होती है। अब किसी को बिलीव हो या ना हो, लेकिन ऐसा सच में है, ठीक है। और एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर आप लोग को बताना चाहूँगी। अभी आपके एमकॉम के सेकेंड ईयर के पेपर हुआ था, ठीक है। फर्स्ट पेपर हुआ था उनका स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अराउंड मान सकते हैं कि 70 to 80% क्वेश्चंस मेरी PDF से पूछे गए थे, ठीक है। अब वहां पर एग्जामिनर ने क्या किया, क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर दिया, थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछ लिया, पूछा वही चीज गया, ठीक है, लेकिन क्या किया, थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर दिया। अब स्टूडेंट्स वहां पर कंफ्यूज हो गए कि पूछ क्या रहा है, हमें क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा। अब जब आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा तो आप इस पर लिखोगे क्या, ठीक है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही आंसर शीट है और आपको उसी में ही आंसर्स लिखने हैं। तो ऐसा मत करना कि कुछ गलत लिख जाओ और आपको बाद में ये चीज़ रियलाइज हो, क्योंकि वहां पर आपको फिर B शीट तो मिलने वाली नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से ठंडे दिमाग से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना, ठीक है ना। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के भी पेपर में मेरी PDF से 70 to 80% एटलीस्ट क्वेश्चन फंस जाएं, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट हो जाए। और जिसने अभी तक उन क्वेश्चंस को एक्सेस नहीं कर पाया है, अगर PDF नहीं मिल पाई है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगी। और मैंने इस PDF को बायलिंगुअल भी कर दिया, ताकि जो हिंदी मीडियम है और इंग्लिश मीडियम है दोनों को ही यहाँ पर बेनिफिट हो। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए, लेकिन मैंने एक चीज़ मेंशन कर दी थी कि मैंने जो ट्रांसलेशन किया वो ऑब्वियसली गूगल से किया है, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से वो देखना पड़ेगा कि जो लैंग्वेज है उसमें वो सही है या नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय, टेक केयर।